Assalamu alaikum, ninth class. Today we are going to discuss the topic is law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन का. Momentum of the system depends on its mass and velocity. मोमेंटम किसी भी सिस्टम का डिपेंड करता है उसके मैस के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर. प्रीवियस टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं ये कि मोमेंटम को पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और पी मोमेंटम जो होता है ये दो चीजों का प्रोडक्ट है. एक है हमारे पास मैस एंड सेकंड वन इज वेलोसिटी. तो मोमेंटम किसी भी सिस्टम का मोमेंटम किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? उसके मैस के ऊपर और उसकी वेलोसिटी के ऊपर. मैस के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर. A system is a group of bodies within certain boundaries. हाँ जी, एक जो सिस्टम होता है उसमें ग्रुप ऑफ क्या होता है हमारे पास बॉडीज होती हैं, मतलब नंबर ऑफ बॉडीज होती हैं. एक बॉडी से ज्यादा बॉडीज होती हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, लेकिन उनकी सम क्या होती है? बाउंड्रीज होती हैं. आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग. सपोज करें भाई ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें ये हमारे पास बॉडीज हैं जो कि मूव कर रही हैं. अगर हम इनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, सपोज ये बॉडी इधर जाके मूव करती है, ये इधर मूव करती है, इस तरह से ये बॉडीज क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स इनके ऊपर अप्लाई ना करें तो इनका जो मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा. आइसोलेटेड, ये एक आइसोलेटेड तन्हा वाहिद एक अकेला सिस्टम है. इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज, ये बॉडीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं. ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स और कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रही, बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही. Thus, momentum of an isolated system is always conserved. इसका जो momentum होगा वो कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. Hence, law of conservation of momentum. तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डेफिनेशन देखेंगे. द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टू बॉडीज भी हो सकती हैं या टू बॉडीज से ज्यादा बॉडीज भी हो सकती हैं. द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में दो बॉडीज हो या दो से ज्यादा बॉडीज हो, उनका जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है. ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई. अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं. हम कंसीडर करते हैं कि दो बॉडीज है हमारे पास. कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर ऑफ मैसेज m1 एंड m2. ये हमारे पास एक बॉडी है m1, ये हमारे पास बॉडी है m2. डायग्राम के जरिए भी आपको लोगों को पता लग रहा होगा कि जो m1 है वो लाइटर ऑब्जेक्ट है, थोड़ा हल्का ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है. जो मैस m2 है ये लार्जर ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है. ऑफ स्फीयर ऑफ मैसेज m1 एंड m2 दे आर मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2. अब m1 जो है वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, m2 जो है u2 के साथ. ये हमने कंसीडर कर लिया. हम कहते हैं एक बॉडी है, मैस m1 है, उसका हमें नहीं पता कितना मैस है इसलिए हम m1 कहेंगे. एक बॉडी दूसरी है जिसका मैस m2 है, दोनों मैसेज डिफरेंट है इसलिए हमने 1 और 2 का कहा हुआ है. ये वेलोसिटी u1 के साथ मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो m2 है ये u2 के साथ मूव कर रहा है. स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, सीधे मूव कर रहे हैं एक दूसरे के आगे पीछे. They are moving with velocity u1 and u2 such that u1 is greater than u2. वो कह रहा है कि u1 वेलोसिटी जो है वो u2 से क्या है? ग्रेटर है. ये वाली सिचुएशन यहां वो बताना चाह रहा है कि u1 is greater than u2. और ये कब पॉसिबल है? ये उस वक्त पॉसिबल होगा, u1 ग्रेटर उस वक्त होगा जब ये m1 जो मैस है ये लाइटर होगा, हल्का ऑब्जेक्ट होगा जरा. ठीक है, मैस उसका कम होगा तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ जाएगा. जिसका मैस ज्यादा होगा वो कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. स्फीयर ऑफ मैसेज m1 अप्रोचेस द मैस m2 एज दे मूव. जैसे ये मूव करते हैं तो कहता है m1 जो है ये अप्रोच कर जाता है किसको? m2 को. मतलब जैसे मूव करेंगे
M1 जो है वो जाके M2 को अप्रोच करेगा, स्ट्राइक करेगा पीछे से जाकर। इसकी सेम मिसाल यूं हो सकती है जैसे एक लेवल रोड के ऊपर एक ट्रक जो लोडेड है वो मूव कर रहा है और पीछे से एक कार वो मूव करती हुई जा रही है। तो सेम एग्जांपल हो सकती है, जो ट्रक का मैस होगा वो ज्यादा होगा, कम वेलोसिटी के साथ जाएगा, और जो कार होगी उसका मैस कम होगा लेकिन वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये जाके इंटैक्ट करेगी किसको, ट्रक को। तो ये बिफोर कोलिजन ये वाला काम है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे मूव कर रही हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स। आगे एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो दोनों एक दूसरे को इंटैक्ट करते हैं, कोलिजन होती है, टकराव होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स का। M1 M2 को अप्रोच कर गया, ये कोलिजन, एट कोलिजन, ये वाला काम हो गया। इसके बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन जो मैस M1 होगा, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ये वेलोसिटी V1 के साथ मूव करेगा और जो मैस M2 है वो वेलोसिटी V2 के साथ मूव करेगा, लेकिन दोनों स्ट्रेट लाइन। पीछे से जाके उसने जैसे ही इसको टक्कर कोलिजन हुई तो वो उसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई और इसकी भी वेलोसिटी चेंज हो गई। दोनों ऑब्जेक्ट्स की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। M1 V1 के साथ मूव करेगा और जो हमारे पास M2 है ये V2 के साथ मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे ऑब्जेक्ट्स। मैसेज तो चेंज नहीं हुए, मैसेज वही है, क्या चीज चेंज हुई है, वेलोसिटी चेंज हुई है। तो ये हमारे पास कंडीशन C जो है ये आफ्टर कोलिजन। A बिफोर कोलिजन कंडीशन, जैसे ये इसको अप्रोच करेगा, जो B हमारे पास है इन दोनों की कोलिजन होगी, और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। M1 V1 के साथ मूव करेगा और M2 V2 के साथ मूव करेगा। अब हम इनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। हम कहते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1 बिफोर कोलिजन, गौर के साथ देखेंगे, PI लिखा है मैंने, इनिशियल I इनिशियल, P मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1 बिफोर कोलिजन इज M1 U1, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M2 बिफोर कोलिजन दैट इज M2 U2। अब इन दोनों का टोटल मोमेंटम निकालते हैं हम। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1 एंड M2 बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू, दोनों को एडअप कर दें, इस इक्वेशन को भी इसको भी, यह आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ दी मैस M1 एंड M2 बिफोर कोलिजन हमारे पास आ गया, जिसको हमने इक्वेशन 1 के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। सिमिलर वे में ये था बिफोर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन वो देखेंगे। फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस M1 आफ्टर कोलिजन दैट इज M1 V1। अब ये आएगा क्योंकि बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी U1 U2 थी, अब आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटी है V1 V2। तो इसको लिखेंगे फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस M1 आफ्टर कोलिजन इज M1 V1। सिमिलर वे में फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस M2 आफ्टर कोलिजन दैट इज इक्वल टू M2 V2। जैसे ऊपर हमने एडअप किया है वैसे इनको भी ऐड करेंगे। तो टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस M1 एंड M2 आफ्टर कोलिजन इज M1 V1 प्लस M2 V2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दोनों बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे ये हमारे पास है M1 V1 प्लस M2 U2 दैट इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस M1 एंड M2 बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस मैस M1 एंड M2 आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2। ये हमारे पास है, यहां तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कंप्लीट हो गया मैथमेटिकली। कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमारे पास एग्जांपल है, हम यहां पर गन एंड बुलेट वाली एग्जांपल लेते हैं, गन एंड बुलेट वाली। अब एक हमारे पास गन है, बुलेट है हमारे पास, हम फायर करते हैं तो वो जो बुलेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में
मूव करती है और जो गन है वो एक छोटा सा जर्क होता है, झटका जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वाइल होती है गन, वो देखते हैं हम। अब जब फायर करने से पहले गन का और बुलेट का मोमेंटम क्या है? जीरो। मैस तो है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट की हालत में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? क्योंकि फाइनल मोमेंटम में हमारे पास वो बॉडी जो बुलेट है उसका मैस भी है, विद वेलोसिटी v के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और एक गन है उसकी भी मैस भी है और वेलोसिटी भी है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिक्वाइल होगा, गन रिक्वाइल होगी। तो ये हमारे पास है, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ दी गन एंड बुलेट आफ्टर कोलिजन। कैपिटल M रिप्रेजेंट करेगा मैस ऑफ गन को और कैपिटल V रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी ऑफ गन जो रिक्वाइल होगी। स्मॉल m होगा हमारे पास मैस ऑफ बुलेट एंड स्मॉल v होगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये हम इधर लेके आते हैं, ये माइनस हो जाएगा, अब हम नेगेटिव हो जाएगा साइन इसका, तो माइनस एम भी कैपिटल M नीचे आ जाएगा v। कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस m ओवर कैपिटल M v। अब कैपिटल V वेलोसिटी ऑफ गन, स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट, नेगेटिव साइन क्या शो करता है? The velocity of a bullet and velocity of a gun are in opposite direction, just like that. बुलेट ऐसे जाएगी, गन ऐसे जाएगी, तो इसलिए सोल्जर जो है वो गन को ऊपर या फिर शोल्डर से नीचे रख के ऑपरेट करते हैं, क्योंकि गन में रिक्वाइल होना होता है और वो डेंजर होता है कि वो शोल्डर को डैमेज ना करे, इसलिए तो उसका जर्क जो होता है, झटका जो होता है, वो रिक्वाइल होता है उस गन का। तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि वेलोसिटी ऑफ ए गन एंड वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसी तरह से जेट इंजन्स वगैरह जो होते हैं, हॉट गैसेस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, रशेज आउट, और उनकी वजह से उसको मोमेंटम मिलता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। तो इसी तरह से रॉकेट्स वगैरह भी क्या करते हैं? इसी को यूटिलाइज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। इसी तरह से जो बैलून होता है, एयर फिल्ड बैलून, बिफोर रिलीजिंग द गैस फ्रॉम द बैलून, वो रेस्ट की हालत में उसका मोमेंटम जीरो। जैसे हम उसको रिलीज करते हैं तो हवा बैकवर्ड डायरेक्शन में और बैलून फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।